बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं 11th के साथ साथ तुम लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर एक 12th का भी चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ही प्रॉमिस चाहिए कि आप दोनों लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। तो अब आगे से क्या होगा कि एक दिन 12th अपलोड होगा और एक दिन 11th का अपलोड होगा, मतलब रोज एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा, एक 12th का अपलोड होगा और एक 11th का, लेकिन आप दोनों को साइमल्टेनियसली ध्यान देके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले आज 12th के बारे में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है हमारा और कैसे कैसे क्या क्या पूछता है। ओके, तो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पहले 12th का सिलेबस और फिर मैं बताऊंगा कि क्या हम लोग को सबसे पहले पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, 12th का इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन एडवांस, सब कुछ के ऊपर पहले मैं आपको एक छोटा सा समरी दूंगा और उसके बाद हम लोग जो अपना चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले 12th। अब 12th का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो 11th का सिलेबस हम लोगों को सिर्फ कंपटीशन में आएगा, चाहे आप नीट की तैयारी करते हो या आईआईटी की तैयारी करते हो, 11th वहां पूछा जाता है और 12th भी पूछा जाता है, यानी कंपटीशन में दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, 11th से भी क्वेश्चन आएगा, 12th से भी आएगा। लेकिन बोर्ड, जहां तक बोर्ड की बात है, तो बोर्ड में आपका सिर्फ क्या आएगा, 12th। बोर्ड में सिर्फ 12th आएगा। तो इस हिसाब से 12th बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन में तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं तुमको 11th भी आएगा, 12th भी आएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 12th जो है उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जो परसेंटेज है 11th के कंपेयर में ज्यादा होता है। ऐसा एग्जाम का ट्रेंड देखा गया है कि मान लो मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 100% 60% या इवन मोर देन दैट आपका 12th से पूछा जाता है और 40% आपका जो है वो 11th से पूछा जाता है। ये कंपटीशन की बात कर रहा हूं। और बोर्ड में, तो बोर्ड में चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या कोई भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, तो बोर्ड में तो खैर 100% आपका 12th ही आएगा। तो 12th देखो, बोर्ड के लिए तो 12th इंपॉर्टेंट है ही, कंपटीशन में भी आपका 60% या इवन समटाइम मोर देन दैट आपका 12th से ही क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12th का सिलेबस हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, फिर बात है कि 12th की ये इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी बात ये है कि 11th के कंपेयर में 12th इंटरेस्टिंग भी है, टफ भी नहीं है। 11th थोड़ा टफ है, लेकिन 12th जो है वो थोड़ा आसान है, आपको टफ नहीं लगेगा। और इसमें डे टू डे लाइफ में होने वाली चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, या ऑप्टिक्स जो कि आप 10th में भी पढ़ चुके हो, तो उससे आपको वो भी आसान ही लगेगा। तो 12th इजी है, 12th टफ नहीं है। 12th का साइज भी छोटा है। अगर हम 11th का कंपेयर करें, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, 11th का अकेला मैकेनिक्स इधर कई चैप्टर्स के बराबर है। तो 11th का और 12th के सिलेबस की लंबाई चौड़ाई 50-50% नहीं होती है कि आधा 12th 11th हो गया, आधा 12th हो गया। 12th 11th के कंपेयर में थोड़ा छोटा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के मामले में 12th का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और 12th इजी भी है। अगर आपने 11th को पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि 12th के क्वेश्चंस को सॉल्व करना या 12th के थ्योरी को समझना 11th के कंपेयर में इजी है, जो कि आप लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया 12th का इंपॉर्टेंस। अब रही बात कि 12th में चैप्टर्स कौन कौन है, तो उसके लिस्ट में बनाता हूं। लिखना, राइट डाउन नहीं करना इन सब चीजों को, मैं बस आपको बता रहा हूं कि 12th में है क्या। ओके, तो 12th में देखो, 12th में टोटल 4 पार्ट है, 4 टॉपिक है।
पहला टॉपिक जो आपका है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है जो इसी का हिस्सा हुआ गॉस लॉ। तीसरा है कैपेसिटर। फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पूरा एक टॉपिक हुआ जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आप जानते हैं। तो इसमें हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। दरअसल ये 4 चैप्टर में 4 चैप्टर्स को डिवाइड तो किया गया है, लेकिन ये दोनों जो आपका है वो एक साथ ही पढ़ना होता है। HCl में आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन दरअसल गॉस लॉ को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही यूज करते हो। तो गॉस लॉ को मेरा ऐसा मानना है, और डेस्निक हैलिडे में भी आप देखेंगे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो हम लोग इन दोनों का एक फ्यूज चैप्टर पढ़ेंगे, एक कैपेसिटर है और एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद मैग्नेटिज्म में भी आपका टोटल 4 चैप्टर है। पहला आपका हो जाएगा, इस सबका मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं नाम बोल देता हूं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है, कुछ भी राइट डाउन नहीं करना, बस आप सुनो, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फोर्थ है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। तो 4 चैप्टर हो गए दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 चैप्टर हमको यहां पढ़ना है। इसके अलावे अब आ जाइए नेक्स्ट, वो होगा ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में 2 हिस्सा होगा, एक रे ऑप्टिक्स होगा और एक वेव ऑप्टिक्स होगा। तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग साउंड वेव के साथ पढ़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट वाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो 4th चैप्टर है वो है, 4th टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में भी कई चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में फिर हम लोग, ये आपका केमिस्ट्री से थोड़ा मिलता जुलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, एटम, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन चारों टॉपिक में कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दूसरा मैग्नेटिज्म हो गया, फिर ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न हो गया। सबसे बड़ा ये, जैसे 11th में आपका मैकेनिक्स बहुत बड़ा था, उसके कंपेयर उसके जैसा ही, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन 12th में अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है, तो आप देखिए ये जो चारों है ये सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है। उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद आपका, यहां मैं लिख देता हूं मैग्नेटिज्म, लिखना कुछ नहीं है, ये ऑप्टिक्स हो गया। ये दोनों छोटे छोटे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है बोर्ड में और कंपटीशन में, तो थोड़ा पैटर्न में अंतर है। पहले मैं कंपटीशन की बात करता हूं। कंपटीशन में अगर 12th की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन तीनों से रहता है, ऑप्टिक्स से कुछ कम रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न से। ये बात मैं कर रहा हूं किसकी, कंपटीशन की। तो कंपटीशन में ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हालांकि साइज में छोटा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं होते इसमें, इसके क्वेश्चंस भी आसानी से बनते हैं। नीट में भी बहुत पूछता है और जेई मेन में भी। जेई एडवांस की बात करोगे तो जेई एडवांस में इन दोनों का बोलबाला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का। रही बात ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स से एक दो क्वेश्चन करके चाहे नीट में ले लो, चाहे जेई मेन में ले लो, चाहे जेई एडवांस में ले लो। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इन तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है।
अगर जेई एडवांस की बात करें तो इन दोनों का वेटेज ज़्यादा है, और अगर जेई मेन और नीट की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये कहना है कि चारों चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं और साइज भी बेचारे का क्या है, छोटा है। अब बात करते हैं बोर्ड की। बोर्ड में बड़ा गजब मामला है। बोर्ड में ऑप्टिक्स भले ही छोटा हो साइज में, लेकिन क्वेश्चन पूछने के मामले में बोर्ड इन चारों को इक्वल वेटेज देता है। मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 20, मान लो 100% अगर मान लेते हैं, 25, 25, 25, 25 सबसे क्वेश्चन रहेंगे। और जबकि ये दोनों बहुत छोटा है इनके कंपेयर में, तब भी क्वेश्चन के पूछने के मामले में ऑप्टिक्स और मॉडर्न की संख्या ठीक ठाक होती है बोर्ड में। तो बोर्ड में तो आपको तो इस तरीके से ऑप्टिक्स और मॉडर्न बहुत बेनिफिशियल है बोर्ड के लिए कि पढ़ना भी कम है और क्वेश्चन भी ढेर सारे आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बात वही होती है कि हम लोग सिर्फ इतना तोल मोल के पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है तो बिना इसको सीखे हुए तुम ये सीख ही नहीं सकते। ऑप्टिक्स अलग है इसमें से, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिना आप ढंग से लर्न किए हुए ना मैग्नेटिज्म सीख पाओगे और ना मॉडर्न सीख पाओगे। क्योंकि देखो ये पूरा 12th में, जैसे मैं बताता हूं एक चीज तुम्हें, 11th पूरा चलता है मास के ऊपर। पूरे 11th में तुमको हर जगह क्या दिखाई पड़ा कि मास है, उस पर फोर्स लगा, फिर एक्सेलरेशन आया, मास है तो मोमेंटम आया, मास है तो काइनेटिक एनर्जी आई, मास है तो कॉलिजन हो रहा है। मतलब सारा मैकेनिक्स मास पे डिपेंड करता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसी तरीके से 12th में अगर देखोगे तो सिर्फ ऑप्टिक्स को अगर छोड़ दें तो ये तीनों चैप्टर चार्ज के ऊपर घूमता है। यानी 12th में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म और मॉडर्न की, तो ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा, तो चार्ज के इर्द गिर्द घूमेगा। सिर्फ चार्ज को ही पढ़ना है। अगर आपने ये नहीं सीखा, अगर आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं सीखा, तो ना आप कैपेसिटर समझ पाओगे, ना आप इलेक्ट्रिसिटी समझ पाओगे, ना मैग्नेटिज्म के चारों चैप्टर भूल जाओ, क्योंकि यही चार्ज सारा काम करता है। ना तुम मॉडर्न सीख पाओगे, मॉडर्न में भी वही चार्ज है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब है जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ, जिस तरीके से मोशन, जिस तरीके से आप कह लो कि आपका मोमेंटम इंपॉर्टेंट है पूरे मैकेनिक्स को सीखने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है 12th के इन सारे चैप्टर्स को समझने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सेप्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी एक चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें फिर आपका इनका इस्तेमाल आ जाएगा, वो जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको क्या फोकस करवा रहा हूं, मैं फोकस करवा रहा हूं कि आप वेरी केयरफुल्ली, बार बार, ये नहीं कि सीधा देखो बच्चों आज मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा हूं, मेरे को ये इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है ताकि आप चीजों को ढंग से समझोगे, आगे चल के चीजों को केयरफुल्ली देखोगे। अगर ये बर्बाद हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे मैं तुम्हें चार्ज के बारे में, फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अर्थिंग के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप चार्ज, पोटेंशियल, फील्ड अगर नहीं समझ पाए तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मतलब क्या हो गया, बेसिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसलिए मैं बोल रहा था, भले ही इन सब की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, एग्जाम में लंबाई चौड़ाई के हिसाब से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये पढ़ेंगे, अरे यहां तो तुम पहुंच ही नहीं सकते यहां बिना इसको पढ़े हुए। तो इसको सीखना, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि चार्ज हम लोग का बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो, जो तुम्हारा चार्ज है जब ये रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जब ये चार्ज चलने लगेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, और वही दौड़ता हुआ चार्ज सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये सेम चार्ज
इन सभी इफेक्ट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या आप फ्लक्स पढ़ोगे गॉस लॉ में, या कैपेसिटर के ऊपर भी क्या स्टोर रहेगा, तो चार्ज रहेगा। वही चार्ज जब दौड़ने लगेगा तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। वही दौड़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी क्या पैदा करेगी, मैग्नेटिज्म। तो कहने का मतलब ये सब तो एक ही हो गया, अलग नहीं है। मैग्नेट का मतलब अलग से कोई वो ब्लैक वाला मैग्नेट, क्लासिकल मैग्नेट, वो अलग तुम लोग पढ़ते ही है, लेकिन वहां भी चार्ज ही इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, चार्ज। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहला चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है चार्ज के प्रॉपर्टीज, चार्ज के इफेक्ट, चार्ज क्या कर सकता है, कितना फोर्स लगा सकता है, चार्ज कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस बात को हम लोग समझते हुए अब हम लोग अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पेन पेपर निकाल लो, कॉपी निकाल लो बच्चों, और ध्यान से नोट भी बनाते चलना है, क्योंकि अब ये 12th है। तो 12th में कंपटीशन के लिए जिसके आउटकम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सारे डेरिवेशंस को भी आप अच्छे से नोट करेंगे, उसका अच्छा सा नोट बनाएंगे जो आपको बोर्ड में भी काम आएगा। और मैं ढंग से नोट भी बनवाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बस बोर्ड को, वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन करोगे तो आपका नोट भी अपने आप बनता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नोट अलग से बनाना है, मैं हर चीज को यहाँ पे डिराइव करूंगा जिससे आपको फायदा होगा। ओके, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के ऊपर बात करें, इसकी परिभाषा के ऊपर बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत विवादास्पद है। अधिकांश टीचर्स, इनफैक्ट इन बुक्स में भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम से क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को अलग करते हैं और इसका मतलब समझा देते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब समझते हैं चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब वो सीधा ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, तो फिर तो ये इसमें ढेर सारे ऐसे प्रोसेस तुम पढ़ोगे जहां चार्ज मूव भी कर रहा होता है, और उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे एक प्रोसेस जिसका नाम है इंडक्शन, जो अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। तो इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज मूव करता है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। मैं ये नहीं बोल रहा कि लगातार मूव करता है, फॉर ए वाइल चार्ज आपका मूव करता है, तब भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्फीयर का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, दूसरे का 10 वोल्ट है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट किए तो हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की अगर पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो किया। तो अब देखो वर्ड यूज किया फ्लो, फ्लो मतलब चार्ज मूव किया। तो अगेन दिस इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब ये कैसे मैं मान लूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज मूव ही नहीं करता? तो क्या कैच पॉइंट है? तुम्हारे दिमाग में आएगी सर बात कि फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों लिखा गया। तो देखो यहां मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसी बात है कि चार्ज मोस्ट ऑफ द केस में रेस्ट में रहता है, दिस इज फैक्ट, ये सही है। लेकिन कुछ जगह पे चार्ज चलेगा भी, लेकिन वो जो चार्ज चलेगा वो लगातार नहीं चलेगा, वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा, वो कुछ देर के लिए चलेगा और फिर रुक जाएगा। और उसके चलने में भी किसी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर का मदद हम लोग नहीं लेंगे। एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर जो बोलते हैं यहां पे हम लोग बैटरी को बोलते हैं। बैटरी जो है वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर। तो बैटरी नहीं होगा। तो कहने का मतलब सुनो क्या हुआ, अब फिर कंफ्यूज मत हो। कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुम कहना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज हमारा क्या रहेगा, रेस्ट में। फिर कोई पूछेगा क्या चार्ज मूव भी कर सकता है, को हाँ, चार्ज मूव तो कर सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर यानी बैटरी की जरूरत पड़ती है।
और यहां बैटरी अलाउड नहीं है। वी कांट यूज बैटरी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सीधी सी बात हो गई, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में भी रह सकता है, मूव भी करेगा, तो मूवमेंट के लिए बैटरी नहीं होगी, बैटरी को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो कहोगे क्या कि सर बैटरी कभी नहीं आएगी? अरे बैटरी आएगी। जब बैटरी आ जाएगी और वो बैटरी चार्ज को चलवाएगी तो बैटरी चार्ज को लगातार चलवाएगी और हमारा चैप्टर का नाम बदल जाएगा और हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में यही फर्क हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी कांट यूज बैटरी, ओके, यूज ऑफ बैटरी इज प्रोहिबिटेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप यूज नहीं कर सकते। और जब बैटरी यूज कर लोगे तब चार्ज लगातार चलेगा और वो चलेगा आपका कहां पे जाके? इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है जिसको आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिखोगे। मैंने क्या लिख दिया आपको, ध्यान से देखो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। लेकिन मैंने ब्रैकेट में वो बात लिख दिया जो क्वेश्चन मार्क वाली बात है, और मूविंग चार्ज without the help of external energy supplier, that is battery. ओके बच्चों, तो आज से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ये होता है। ओके, तो इसको आप राइट डाउन करो। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कुछ पॉइंट तो बहुत आसान वाला है जो आज कर दूंगा मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टोटल इस पे 7-8 पॉइंट है, मैंने काउंट नहीं किया लेकिन लगभग 7-8 पॉइंट होंगे। तो उन पॉइंट्स को मैं डील करता हूं 1 बाय 1 करके, और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि चार्जिंग होती कैसे है, बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसके 4 प्रोसेस हैं। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और फिर ये हम लोग सीखेंगे कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अब नंबर 1 में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? कोई तुमसे पूछता है कि चार्ज क्या है, तो सवाल यह है कि चार्ज इतना बेसिक क्वांटिटी है कि इसको वर्ड्स में डिफाइन करना मुश्किल है। जैसे तुमसे कोई पूछ दे मास क्या है, तो तुम मास को फील तो कर सकते हो लेकिन वर्ड्स में इसको डिफाइन करना मुश्किल है। तो ज्यादा से ज्यादा तुम ये बोलोगे कि मास को हम लोग फील करते हैं, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। तो ठीक वैसा ही इसके लिए भी हम लोग बनाएंगे, काम करेंगे अभी। इसी तरीके से लेंथ है, टाइम है, ये सब बेसिक क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कि कोई पूछेगा व्हाट इज लेंथ, अब लेंथ की डेफिनेशन नहीं बनाना मुश्किल है। आप महसूस कर सकते हो कि लंबाई क्या है, आप महसूस कर सकते हो टाइम क्या है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करना, मेजर कर सकते हैं लेकिन डिफाइन करते समय हमें थोड़ी असहजता, यानी कि आपको ज्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा, क्योंकि ये सब बेसिक क्वांटिटी है। तो चार्ज भी उन्हीं बेसिक क्वांटिटी में एक क्वांटिटी है। तो फिर भी अगर कोई चार्ज के बारे में कोई पूछे कि व्हाट इज चार्ज, तो आप ये बोल सकते हो कि चार्ज एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी सब्सटेंस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो सवाल यह है कि ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या फायदा है? तो जैसे मास की वजह से बॉडी में एनर्जिया आती है, तो चार्ज की वजह से क्या आता है? तो चार्ज की वजह से वो बॉडी अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, एक बेसिक फोर्स जानते ही हो, इस नेचर में पाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो चार्ज के रहने की वजह से कोई बॉडी अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो जो भी हो अट्रैक्शन या रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करने के लिए किसी बॉडी पे जो एक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ही चार्ज होती है। मतलब चार्ज अगर नहीं होगा तो वी कैन नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन। ओके, तो चार्ज के लिए बॉडी चार्ज जो है
वो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के लिए, मतलब कि सराउंडिंग जो तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है उसके लिए चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब सवाल ये है कि ठीक है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया और इसकी वजह से हम लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो चार्ज क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो सुनो, जैसे मास के बारे में एक चीज क्लियर था कि मास का कोई टाइप नहीं होता है, मास मास ही होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज इस मामले में थोड़ा अलग है। चार्ज का क्या मामला है कि चार्ज का जो नेचर है वो दो टाइप का होता है। साइंटिस्ट लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले चार्ज के ऊपर जब डिस्कशन हुआ तो पाया गया कि चार्ज का दो नेचर होता है, दो टाइप का चार्ज इस यूनिवर्स में पाया जाता है। यानी चार्ज को दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब उन दोनों का नेचर अपोजिट होता है। तो सवाल है कि अपोजिट नेचर वाले चार्ज के लिए अब क्या नाम दिया जाए? नाम तो कुछ भी दिया जा सकता था, रेड चार्ज, ब्लू चार्ज, ग्रीन चार्ज, ऐसा कुछ नहीं किया गया। साइंटिस्ट लोगों ने मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल किया। एक चार्ज का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे चार्ज का नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। अब ये बात समझने वाली है कि ये मत सोचना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज कम हुआ। यहां जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन दो वर्ड्स का जो यूज किया जा रहा है जस्ट टू डिफाइन दियर नेचर। चूंकि दोनों का नेचर अपोजिट है इसलिए किसी एक को पॉजिटिव कहना पड़ा और दूसरे को नेगेटिव। मान लो एक है +10 कूलम, कूलम अभी बताऊंगा मैं, ये SI यूनिट होता है, और दूसरा चार्ज है -10 कूलम। तो आप कहोगे कि सर एक +10 कूलम है, एक -10 कूलम है, तो +10 कूलम बड़ा हो गया, -10 कूलम छोटा हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स यही कहता है कि प्लस बड़ा माइनस छोटा। गलत, बिल्कुल गलत। 10 के आगे जो प्लस लिखा हुआ है और यहां 10 के आगे जो माइनस लिखा हुआ है, 10 के आगे जो प्लस लिखा हुआ है दोस्तों देखो यहां पे, ये जो +10 कूलम हुआ और ये जो -10 कूलम हुआ, तो ये प्लस और माइनस ये उनके नेचर को दिखाता है और मैग्नीट्यूड तो उनका दोनों का हो गया 10 और 10। तो हमसे अगर कोई पूछेगा दोनों में कौन चार्ज बढ़ा, तो मैं बोलूंगा दोनों सेम, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों सेम, नेचर दोनों का अपोजिट, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से चार्ज को दो टाइप में बांट दिया गया नेचर के आधार पे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलो ये तो हो गया। अब एक बात ये भी हम लोग सीख गए कि चार्ज जो है, बातचीत के दौरान ही ये बात भी निकल के आई कि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि स्केलर तुम जानते ही हो, स्केलर जो कि वेक्टोरियल एडिशन या सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। चार्ज जो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस को फॉलो करता है। मतलब अलजेब्रिकली जो आप ऐड करते हो, मान लो 10 कूलम + 15 कूलम, ऑटोमेटिकली दिस इज 25 कूलम। और अपोजिट नेचर वाले को अगर ऐड करेंगे तो उसको साइन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये भी हम लोग समझ गए कि चार्ज, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, कोई बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो मैं आज छोटा छोटा पॉइंट ही पहले करता हूं, फिर उसके बाद आगे डिफिकल्ट पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। तो चार्ज का जो नेचर हो गया वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, चार्ज स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है दोस्तों, चार्ज का जो नेचर है, सॉरी, चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम है। इसी कूलम को एक और नाम दिया जा सकता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब ये नाम क्यों दिया जाता है ये आगे चल के सीखोगे, फिलहाल तुमको याद रखना है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब ये समझा पाएंगे तुमको इसका नाम एम्पियर सेकेंड क्यों है। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझो कि कूलम, एक कूलम इक्विवेलेंट है किसके, एम्पियर सेकेंड के। मैं ये सारी बातें अभी लिखूंगा आपके सामने, ओके। और जहां तक रही बात कि इसके एक और यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो ज्यादा हम लोग के काम में आता नहीं है, वो बुक्स में मिल जाएगा आपको। वो हम लोग का स्टैंडर्ड अब थोड़ा ऊपर है, हम लोग कूलम में ही काम करना होता है, तो मैं कूलम के हिसाब से चलता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी चार्ज का एक होता है जो मैं लिख दूंगा, ठीक है, ओके। तो अभी देखो मैं जो बात समझाया उसको मैं लिख रहा हूँ, राइट डाउन करो, ठीक है, बोर्ड पे देख के अभी इसको।
तो बच्चों देखो, मैंने जो भी समझाया था वो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लोगे। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा मैंने लिखा चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ए में लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। देखो चार्ज को ना क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लस या माइनस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट ओबे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। अलजेब्रिक मतलब जो सिंपल ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब देखो कुछ और पॉइंट इसमें मैं बताता हूँ जो ध्यान देना तुम। मान लो कि तुमको अगर कोई बोले कि दो, जो मैं भी बता रहा था आपको कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए, जैसे मान लो कि दो स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q1 जो कि है +10 कूलम, और ये दूसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज है -Q2 जो कि 20 कूलम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, कौन बड़ा है, तो आपको करना क्या है बच्चों। सबसे पहली बात, जब मेरे को कंपेयर करना है ग्रेटर और स्मॉलर का, तो इस माइनस पे तो ध्यान या प्लस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये इनके नेचर को बताता है। जब कभी आपको इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना होगा तो आप इनको मॉड में डालो। टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स वी मस्ट रिमूव द साइन। और साइन रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स में एक फैसिलिटी है हमारे पास जिसका नाम है मॉड। तो एक काम करते हैं, Q1 को भी मॉड में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और Q2 को भी मॉड में डाल देते हैं। तो मॉड इस बात की गारंटी कर देता है कि आगे वाला माइनस रिमूव हो जाएगा, तो Q2 हो जाएगा आपका 20। अब देखो, अब तो ये 10 है वो 20 है, ये 10C है वो 20C है, तो तुम क्लियर कट बोल सकते हो यहाँ पे कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। तो सीधी सी बात है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को जब कंपेयर करेंगे तो आगे का प्लस या माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे बच्चों, समझ गए ना। उसको हटा के और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट और लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, कि SI यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है आपका, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, या एम्पियर सेकेंड AS। अब ये क्यों एम्पियर सेकेंड है ये हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल कूलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पियर सेकेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कभी कभी आपको माइक्रो कूलम भी लिखा हुआ मिलेगा, माइक्रो कूलम को म्यूसी बोलेंगे, और एक माइक्रो कूलम जो होगा वो 10 का पावर -6 कूलम के बराबर, 1 माइक्रो कूलम। ये यूनिट का भी यूज करते हैं। साथ ही साथ डायमेंशन की बात करें तो अगर डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो तुम जानते ही हो डायमेंशन जो है 7 बेसिक यूनिट में एक हो जाएगा A और T, AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। ये हो गया डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट थे। तो आज तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन था इसलिए मैं यहीं पे आज समाप्त करूंगा, लेकिन अब नेक्स्ट डे से हम इसके डिटेल डिस्कशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अब हम लोग क्या करेंगे,
11th का जो अपना चल रहा है वो तो चलेगा ही, और दोनों वीडियो को देखना है, ये नहीं कि 11th वाले को भूल जाना है। 11th वाला वीडियो भी अपलोड होता रहेगा और ऑल्टरनेट करके, ठीक है ना। तो आप बस ये नहीं है कि इकट्ठा कर लेना है सब कुछ, सबको सही से कॉपी में लिखना है, आप सिंसियर हो जाओ। देखो दोस्त, मैं कल भी बोला था कि कभी भी जो संकट आता है, कभी भी विपत्ति आती है, कभी भी कोई आफत आती है इस प्रकार की, तो लाइफ में ये सब जो आता है ना, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। कभी भी ये परेशानियां हम लोग को नीचे गिराने के लिए नहीं आती है, ये हमें फिर से सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम अपने आप को और कितना मजबूत करें, है ना। ये कमजोरी का निशानी नहीं है। तो अभी हम लोग को यही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो हो रहा होने दो, अपने को सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है। तो अभी आज आप क्या करेंगे, आप जो भी बुक को फॉलो करते हैं, सिर्मा चाहे डेस्टिनी हॉलिडे या आपका एनसीईआरटी, आज आप चार्ज का प्रॉपर्टी और उसके आगे जो भी 2-3 पेज पढ़ के रखिएगा, तब नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और मीनवाइल कॉलिजन को रिवाइज करते रहना, ठीक है, ओके।